गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम। आई होप मैं आप सभी को ऑडिबल हूँ। अह, और ऐड किया? नहीं नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? ऐड नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा? लिंक नहीं ओपन हो रहा था। मैं दोबारा रीसेंड करता हूँ इसको। नहीं, वो आप वो कर दीजिए ना, क्या नाम अपना, अह, जो मैं वो कोड डाल के खोल दो। जो ऐप में कोड है वो डाल के खोल दो। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड और सिंपल से दो तीन केसेस जो है वो पीयूएलएलबी में पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली एज इट इज आपको याद होने चाहिए। और उसका जो जिस्ट है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है। चलें जी आगे कि नहीं चले? तो दिव्यांशु पहले देख के रखना था। उसको फिर डिले पसंद नहीं है। हो गया। चलिए हाँ। फंडामेंटल राइट्स में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पहला केस है। फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक वैल्यूज। आपने फंडामेंटल राइट्स में मेनका गांधी के सामने लिखना ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम केस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं पीयूएलएलबी में कि ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम केस कौन सा है। तो ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम किसी को सुना जाएगा डिसीजन देने से पहले। उसको राइट होगा अपनी बात रखने, क्योंकि दो ही बेसिक रूल हैं कैनन्स ऑफ लॉ। नंबर वन है दो बेसिक रूल्स ऑफ नेचुरल लॉ है। वन है नेमो जुडिक्स एक्स कॉजा, आप अपने अपने ही केस में खुद जज नहीं बनोगे। और दूसरा है ये फंडामेंटल राइट्स वाला कि आप सुनोगे डिसीजन लेने से पहले। तो जो नेक्स्ट है वो है एम डॉट नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कंफर्म किया था एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गेव देम प्रोटेक्शन। इंडिविजुअल्स के पास सर्टेन ह्यूमन राइट्स होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन बाय द रीजन ऑफ फैक्ट दैट दे आर ह्यूमंस। इंडिविजुअल्स के पास सर्टेन राइट्स होते हैं। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर ये बोला गया दैट, देखो 2007 में ये जजमेंट जो है ना मेनका गांधी से निकला हुआ, या फिर हाँ मेनका गांधी से निकला हुआ जजमेंट है। बात यहाँ पे ये आती है, जैसे मान लेते हैं राइट टू लिव है, ये हमें स्टेट नहीं दे रहा यार। आप भारत के पार्ट नहीं भी होते, मान लो आप पाकिस्तान के होते, आप ईरान के होते, आप इंग्लैंड के होते, आप यूएसए के होते, आपका जो अधिकार जीने का है वो तो आपका ही है ना। उसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। आपको जिंदा थोड़ी कर रहा है स्टेट। डू गेट माई पॉइंट? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कंफर्म कर दी एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गिवन देम प्रोटेक्शन। दी केसेस का नाम लिखना है आपने और बेसिक समरी लिखनी है गुरसिमरन जी। ये स्लाइड्स तो मैं नहीं शेयर करता हूँ, बट बेसिक समरी लिखनी है आपने। तो एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ये आता है दैट एक बेसिक एग्जिस्टेंस फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के साथ आपने दी। अब आगे चले। बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर AIR 59 का केस है। यहाँ पे देखो बड़ी अच्छी बात बोली गई, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। आप फंडामेंटल राइट्स में वेव नहीं कर सकते अपने फंडामेंटल राइट्स। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं आर्टिकल 14 नहीं लूंगा, मेरे साथ इनइक्वालिटी करो। मैं आर्टिकल मेरे पे 12 मत लगाओ, मेरे पे आर्टिकल 15 मत लगाओ, मेरे पे आर्टिकल 18 मत लगाओ। आप ये नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर वो आर्टिकल्स लगेंगे और आपको, आप उस पर बाध्य हो, मतलब आप डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर नहीं लगता फंडामेंटल राइट्स में। बाहर की कंट्रीज में बताइए आप कहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर लग सकता है? थोड़ा दिमाग लगाइए, 30 सेकेंड्स सोचिए कहाँ पे आपको पता है। आपको सबको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर लग जाता है। जैसे आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 12 हो गया, ये हट जाते हैं। कोई एक एग्जाम्पल बताइए। हमने परसों की क्लास में किया भी था। क्या यूके में क्या होता है?
ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मैं कह रहा हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, फंडामेंटल राइट जो है तो वो हट जाए। कोई एग्जांपल दो। हाँ, इमरजेंसी। हाँ, एक वो इमरजेंसी है, बट मैं कह रहा हूँ कि बाकी सब लोगों पे लग रहा है, आप पे नहीं लग रहा है, ये कह रहा हूँ। इमरजेंसी तो सब पे लग जाती है ना, बाकियों पे लग रहा है, आप कह रहे हो, लेकिन मेरे को एग्जेप्ट कर दो इससे। इसमें आएगा आपका यूथेनेशिया। बाहर की कंट्रीज में अगर आपका मन नहीं है जीने का तो आप टीके से मर सकते हो भाई। जरूरी नहीं जिंदा रहना ही है। इंडिया में वो कंडीशंस है उसकी कि आपका वेजिटेटिव कंडीशन हो, आप बिल्कुल ही मतलब सपोर्ट सिस्टम पे पड़े हो, आपका दोबारा आने के कोई चारा नहीं है, या आप ब्रेन डेड हो गए हो टाइप स्टफ। तो ये आपको वो अरुणा शानबाग वर्सेस जो स्टेट का केस है, उसमें यही था ना कि वो जो लेडी था उसका रेप किया 36 लोगों ने मिलके, फिर उसका जो वो नहीं होती बाड़ वाली तार नहीं होती, मिलिट्री वाली तार नहीं होती जिससे आप प्रोटेक्ट करते हैं, कांटे वाली बार्ड वायर, उससे उसका गला घोंट दिया। तो इतना शॉक में चली गई वो कि वो चली गई वेजिटेटिव कंडीशन में, वो ऐसे ही बड़ी रहती थी ऐसे। तो वो ऐसे ही बड़ी रहती थी, फिर वो 20 साल रही वैसी, वो नर्स थी। तो उसका ध्यान अब नर्सों को तो क्या है यार, वहां पे नर्स चेंज होती रही, उन्होंने कहा हमारी कम्युनिटी की है, उन्होंने उसका ध्यान, जो भी वो टॉयलेट वॉयलेट सब वो फ्री में करी गए, और ऐसा करते करते 20-25 साल बीत गए। फिर केस आया जब उसकी नर्सेज ने बोला कि भाई ऐसे जीने से तो जब उसको पता ही कुछ नहीं लग रहा है, तो अरुणा शानबाग का केस आया था। तो अरुणा शानबाग का केस इंपॉर्टेंट है, हर्षल भी आ गया। तो यहाँ पे ये चीज आती है, रमेश सांका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पर्सनल कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स के लिए आर्टिकल 32 मेंटेनेबल नहीं है, लिखो इसको भाई। जो आपको मेरे लेक्चर से सही लग रहा है उसको लिखो, केस का नाम तो लिखो ही लिखो, बाद में मिलेंगे नहीं ये केसेस आपको, क्योंकि आपके ये सब्जेक्ट हैं दूसरे, आपको ऐसे मिले। पर्सनल कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स के लिए मेंटेनेबल नहीं है। ठीक है, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एशियाड प्रोजेक्ट वर्कर्स केस। यहाँ पे राइट अंडर आर्टिकल 17 को बोला गया प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी है, अनटचेबिलिटी के जो राइट्स हैं। यहाँ पे आर्टिकल 17 बोल दिया गया प्राइवेट इंडिविजुअल भी करेगा तो उसके खिलाफ भी अवेलेबल है। पीयूडी, पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे लिखते हैं इसको, पीयूडीआर, पीयूडीआर। नालसा, राइट टू इक्वालिटी, ये पूरा लिखना है आपने पैराग्राफ में। नालसा में सुन लीजिए क्या हुआ था। यहाँ पे मेंबर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बोल दिया गया था कि भाई आप ना, यू शुड नॉट बी ट्रीटेड एज थर्ड जेंडर, शुड नॉट बी ट्रीटेड एज थर्ड जेंडर। समझ में आई बात या नहीं? सॉरी, शुड बी ट्रीटेड एज थर्ड जेंडर, और आपके लिए स्पेशल फैसिलिटीज होनी चाहिए, और आपको रिजर्वेशन भी दी जा सकती है हॉरिजॉन्टली, मतलब जनरल में रिजर्वेशन, एससी एसटी में भी जो छक्के हैं उनको रिजर्वेशन टाइप स्टफ। हिजड़ा कम्युनिटी, उसको देने की बात की गई थी कि भाई आप हैं, इसमें आप हैं, यहाँ लगा लो, थोड़ा सीधा करो, इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बोली गई, लिखो इसको प्लीज। इसका केस का जो ईयर है वो भी लिखना है आपने, क्योंकि ये ईयर भी पूछ लेते हैं। पिछली बार इन्होंने ये पूछा था कि सीएए कब से लागू हुआ है, 2014, 31 दिसंबर।
तो ईयर कुछ केसेस के इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लैंडमार्क केसेस है ना, जैसे 100 लैंडमार्क केसेस आप उठा लीजिए, उनमें सारे केसेस हैं वैसे बाय द वे, बट ईयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। दो एक क्वेश्चन आ सकते हैं आपको पीयू में से, बट अगर मान लो ज्यादा आगे तो हम तैयार होंगे। ध्यान रखिए आज 31 हो गई है, हमारे पास सिर्फ 25 दिन है, 25 दिनों में से भी 10 दिन रिवीजन के हैं, तो 15 ही दिन है सिलेबस के। ये तो क्लैट का एक महीना भी नहीं है, पूरा नवंबर मंथ भी नहीं है टेक्निकली। अगर दिसंबर 1 का क्लैट था तो नवंबर 6 हो रखी है अभी। ठीक है जी कि नहीं? चक दो फिर काम। सॉरी आपने लिखा नहीं होगा अभी, करिए लिखिए। जब हो जाए तो बता दो। ठीक है। करें। राइट टू फ्रीडम्स। देखो ए मेलियोरेटिव का मतलब क्या होता है पहले तो। ए मेलियोरेटिव वो चीज होती है जो हल्का कर दे। हल्का करने का मतलब है जो चीजों को सुधार दे, बेटर करे। बेटर करे उसे ए मेलियोरेटिव कहते हैं, ए मेलियोरेटिव मेजर्स। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का क्या होता है? लिखिए आर्टिकल 21 में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ दिया है, आर्टिकल 22 में डबल जेओपार्डी दिया है। लिखो, हाथ से लिखो भाई, ये तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन दिया है। आर्टिकल 20 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 20 में क्या दिया है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्रिमिनल लॉ में आपको पास्ट, अगर फ्यूचर में आपने कोई लॉ बनाना है तो उसकी सजा आगे जाके होगी, पिछले वाले लॉ की अब नहीं सजा हो जाएगी आपको। वो पीछे लॉ बना, मान लो बीएनएस बना 1 जुलाई को, 1 जुलाई से जिसने बीएनएस के अंदर कांड किए उसको सजा होगी। ये नहीं कि 2 जुलाई को आप ये बोलोगे कि 25 जून वाला जो एक थप्पड़ थप्पड़ मारा था उसको बीएनएस में रजिस्टर कर दो, वो नहीं हुआ उसका रजिस्टर। वो किस में रजिस्टर हुआ? आईपीसी में, क्योंकि वो लागू ही नहीं है उस टाइम से। एक्स पोस्ट फैक्टो, पोस्ट फैक्ट होने के बाद वाला लॉ नहीं चलता।
थप्पड़ मार दिया उसके बाद आप बोल रहे हैं बीएनएस पे, अगर आप बोलोगे थप्पड़ मारने के साथ तो मुझे आईपीसी के हिसाब से मिलेगी ना, जब मैंने 25 जून को अपराध किया है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो और अगेंस्ट कभी नहीं जाती है। हाँ, अगर 3 साल अपराध है, मान लेते हैं थप्पड़ मारने के साथ 3 साल आईपीसी में और बीएनएस में 1 साल कर दी, तो वो बंदा ये बोल सकता है कि प्लीज मुझे फायदा दे दीजिए, वही बात बोली है उसने यहाँ पे। क्योंकि समाज का रुख अब बदल गया है, वो बोलेगा भाई जैसे एडल्ट्री की है किसी ने, उस पर सजा थी, क्रिमिनल ऑफेंस था, अब एडल्ट्री क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो कोर्ट में जाके वो यही बोलेगा ठीक है माना मैंने कि जिस टाइम किया था, लेकिन आज के सामाजिक हिसाब से तो नहीं है, तो प्लीज मेरा केस कंसिडर किया जाए, क्योंकि उसमें उसको कन्विक्शन नहीं हो रही, उसको एक्विटल मिल रहा है। और एक्विटल की तरफ होती हैं हमेशा कोर्ट्स, नॉट टुवर्ड्स कन्विक्शन, क्योंकि जुर्म ही बना के कोई बड़ा वो नहीं सेटल करना है यहाँ पे, उसका रिफॉर्मेशन देखनी है। Accused can take advantage of a beneficial provision under ex post facto laws। ये चीज जैसे कसाब के केस में भी की गई कि कसाब को जिंदा क्यों पकड़ के उसके पे केस क्यों चला, ऐसा ही होना चाहिए, उसको स्ट्रीट जस्टिस थोड़ी देना है कि तो 200 लोग मार दिए तो उसका, अरे उसका पूरा डोजियर बना, उसको जेल में रखा, फिर सब वहां पे बोल रहे हैं कि नहीं यार उसको बिरयानी खिला रहे हैं, बिरयानी, अरे बिरयानी कौन खिला रहा है, चावल ही खिलाते हैं अंदर। बट बात यह है कि उसको पहले कन्विक्ट और एक्यूज दोनों करेंगे ना, आप उसके बाद आप उसको सजा देंगे। मेरा आपने जी मारा है, सीसीटीवी में आप कैप्चर है, चलो 4 दिन में सजा दे दी, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। आपके इंस्टीट्यूशन की ही वीकनेस पता लगती है कि आप एविडेंस के हिसाब से तो कर नहीं सकते, फिर तो स्ट्रीट जस्टिस ही कर रहे हैं आप, वो लाइक हमारा जो स्टेट है यूपी। देखिए यूपी स्टेट में क्या हो रहा है, मैं वैसे तो स्टेट में काफी अच्छी चीजें हुई हैं, लेकिन अगर हम प्योर प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे बात करें, मान लेते हैं आपने कुछ गलत काम किया, तो आपके पिताजी ने जो घर बनाया उसको तोड़ने का तो कोई लॉ बन नहीं रहा, मेरे को तो लॉजिक नहीं लग रहा। आप बड़े ड्रगिस्ट हैं, अब इसमें क्या इमोशन ले आते हैं हम लोग, नहीं जी इसने इसने कई लोगों बच्चों की जिंदगी खराब, अरे वो जिंदगी ठीक है, उसके लिए इसको सजा मिलेगी ना। इसके फादर का जो घर है या इसका भी घर है अपना, वो आप किस रोल के अंदर ढा रहे हैं, किस रूल के अंदर आप बुलडोजर लेके चले हुए हैं, क्या इसने कौन सा लॉ ब्रेक किया, घर में एमसी का लॉ ब्रेक किया, इसने कोई प्रॉपर्टी के कागज नहीं पूरे किए, तो उसमें न्यूज वाले चला देते जी अवैध जगह बना, अवैध नहीं होता है, वो तो बने ही हुए हैं सारे, तो फिर सारे गिरा दो, तो सारी कॉलोनी गिरा, उसी का घर क्यों गिरा रहे हैं। फिर अब डर बनाने के लिए एक्स्ट्रा प्यूनिटिव मेजर्स यूज करते हैं लोग, इसको बड़ा पसंद करते हैं, जेसीबी एक्शन। पंजाब में हुआ अभी, यूपी वाले तो कर ही रहे हैं, एमपी में भी हो जाता है, जब भी कुछ अवैध घटना होती है तो वो जेसीबी लेके चल पड़ते, वो जेसीबी क्या है, वो व्हाट इज दैट, जो स्टेट पावर है वो और कुछ नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कल को वो जेसीबी आपके घर पे भी चल सकती है किसी भी, आप कैसे बचाओगे खुद को। आज मैंने दिव्यांशु का घर जला दिया, ये बोल गई थी ये लड़की छेड़ता है, लेट से पूरी पब्लिक का, ठीक है कल मैं आपका जला दूंगा, तो आप तो ड्यूटी पे नहीं जाता, इसका जला दूंगा, उसका फादर करप्ट है, अरे ठीक है, लेकिन बात ये है उस प्रॉपर्टी के लेके आइए ना आप कागज वगैरह, कैसे आप कर रहे हो उसको, अगर वो लीगली खरीदी गई है बाय लॉ, उस पर कोई डैमेज नहीं है, तो आप उस पर नहीं जला सकते भाई बुलडोजर। इट्स एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे चलते हैं चीजें, जैसे रॉकेट ऊपर उड़ाया ना मस्क ने और नीचे गिरा दिया, तो उसने बोला अगर ऊपर जा सकता है तो नीचे भी जा सकता है, मैंने सिर्फ फिजिक्स के वो प्रिंसिपल देखने कि नीचे जाने में क्या लॉ लगेगा, एज सिंपल एज दैट। वो बड़े हार्श होते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, मान लेते हैं कोई आपके प्रति गर्ल या बॉय अट्रैक्टेड है या नहीं, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है फॉर अ रिलेशनशिप, है तो चलेगा, नहीं है तो फिर आप तरले करते रहो। फर्स्ट प्रिंसिपल्स एबीसीडी इन अ लैंग्वेज, आपको एबीसीडी नहीं आती, आप आगे क्या पढ़ोगे आप। तो हर चीज के फर्स्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, इन्होंने फिर यही बोला कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं लग सकता भाई, लेकिन उसका बेनिफिशियल प्रोविजन ले लो, नेगेटिव नहीं जा सकता, आपको सजा हो, मान लो अब मान लो थप्पड़ आज अपराध नहीं है, 25 जून को आपने थप्पड़ मार दिया, 1 जुलाई को बीएनएस लागू हो गया, उसमें अपराध कर दिया है, तो 1 जुलाई वाले एक्ट में आप रजिस्टर नहीं हो सकते, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था ना 25 जून को कि 1 जुलाई को ऐसा लॉ आ रहा है। A person whose name is mentioned in FIR as an accused can claim protection under Article 20। ये लिखो भाई, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी भी लिखो। पुलिस इंटेरोगेशन से आपकी फ्रीडम स्टार्ट हो जाती है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला 23 का क्लॉज क्या है, ये 21, 22, 23 पूछते हैं, वो पीयू में डायरेक्ट पूछते हैं, 23 क्या है,
23 कह रहा है कि आप अपने ही अगेंस्ट, आपको पुलिस एविडेंस देने पे मजबूर नहीं कर सकती, विटनेस बनने में मजबूर नहीं कर सकते। आपकी गवाह कन्फेशन ले भी लेगी तो उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। किसमें दिया है? सेक्शन, पहले एविडेंस एक्ट में दिया था, जीरो वैल्यू होती है पुलिस ऑफिसर को दी हुई कन्फेशन की, क्योंकि कन्फेशन में पुलिस ऑफिसर तो चार चांटे लगाए और कन्फेशन निकाल ले, उसकी वैल्यू जीरो है। तो यही बोल रहे हैं 20-3 में पुलिस इंटेरोगेशन से आप बच गए हैं। अगर आपने बोल दिया जी खून मैंने किया, बाद में कोर्ट में जाके बोलो जी मैं तो पुलिस इंटेरोगेशन में जबरदस्ती की, तो नहीं होगा। ठीक है। जिसका भी नाम एक्यूज्ड के अंदर आ गया है एफआईआर में, वो प्रोटेक्टेड है 20 में। और उसके खिलाफ ना आप दोबारा, मान लो आपने चोरी किया, आपको 3 साल की पनिशमेंट होगी। अब 2 टाइम बाद किसी और का भी सामान पकड़ के आ गया जो उसमें नहीं था, अरे अब आपको दोबारा नहीं होगी सजा, उसकी डबल जो पार्टी हो जाएगा, वो एक ही बार ही होनी थी सजा। ये देखिए नार्को एनालिटिक्स पे टेस्ट है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे बोला गया कि लायर डिटेक्टर टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट, ये टेस्ट ऐसे होते थे, इसमें आपको कुछ खिला देते थे या आपकी ब्रेन मैपिंग करते थे और ये देखते थे आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं तो आप सोचते हैं। तो एक्यूज इज नॉट अपीयरेंस एंड सच टेस्ट्स आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20(3). सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में बोला गया कि एक्यूज की मर्जी के साथ होगा भाई। अगर एक्यूज नहीं चाहता है और पुलिस ने फिर भी ले लिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो एक्यूज चाहेगा कब? जब उसके फेवर में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। फ्रांसिस कोरेल वर्सेस लिखिए वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, लिखते जाइए प्लीज केसेस, हमारे पास केसेस की लिस्ट है। देखिए, right to live is not limited to mere animal existence. It is something more than just physical survival. सॉरी, देखिए ये पूरे दोनों केसेस देखिए। देखिए एके गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में लिखिए आपकी यहाँ पे ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय, आप हाथ से लिखो, इसमें लिखा नहीं है, इसका नाम लिखो, इसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को प्राइमेसी दी गई थी। और यहाँ पे ये बोला गया था कि अगर स्टेट ने लॉ बना दिया ना कि आपकी लाइफ ले ली जाए तो ले ली जाए, क्योंकि स्टेट कभी कुछ गलत नहीं करेगा, ऐसा बोला गया था। लेकिन मेनका गांधी में यहाँ पे बोल दिया गया कि भाई प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या कहता है? एवरी सिटीजन एवरीवन हैज द राइट टू लिव एंड नो लाइफ शैल बी टेकन एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में ड्यू प्रोसेस डाल दिया ने इन्होंने, किसका? यूएसए का। लिखा नहीं है पर इन्होंने बोला कि वो लॉ ढंग से भी बना होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की कसौटी पे भी गुजरा होना चाहिए। फिर जब फंडामेंटल राइट्स डाल दिया आपने उसमें, तो फिर वो कोर्ट के अधीन हो गए एक तरीके से। क्या ऐसे नहीं आप, हर्षल आज जिंदा है कल इसको फांसी दे दो, ऐसे नहीं कर सकते। जस्ट मान लेते हैं, एक सिंपल सी चीज रखें कि कोर्ट एक लॉ बना दिया हिमाचल सरकार ने कि जी सीएम और उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करेंगे तब भी बचे रहेंगे, तो वो है ही नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट की कसौटी पे उतर नहीं रहा है, आर्बिट्ररी है। समझ रहे हैं बात को? अगर एके को पालन से चलें तब तो चलेगा, क्योंकि स्टेट मेड लॉ है। वो तो बोल रहे हैं देखो ना, लॉ मीन स्टेट मेड लॉ, इट डज नॉट मीन हैविंग एलिमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस।
नीचे वाला मेनका गांधी बोल रहा है लॉ मीन्स हैविंग एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल, डेट्स के साथ इन्हें लिख लीजिए दोनों केसेस, इन केसेस को लिखिए प्लीज। पीयू में 30 क्वेश्चन आएंगे लॉ के। जो लॉ निकाल के मैंने जब रैंक 1 ली पीयू में तो मेरे 30/30 थे। मैंने आंसर की के साथ चेक किया था, गलती नहीं थी उसमें। लॉ मैक्सिमम स्कोरिंग रहता है, ढंग से चलना। लॉ और पॉलिटी मिक्स, मतलब पॉलिटी उसके अंदर ही आता है। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हाँ आर्टिकल 21 सही कहता है, 20/1 यही कहता है। ऐसा नहीं 20/2 बोला आपने सेल्फ इंक्रिमिनेशन कर दिया, 20/3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, 20/2 डबल जियोपार्डी है, 20/1 एक्सपेक्ट पोस्ट फैक्टो लॉ है। डिटेंशन का आर्टिकल कौन सा है गुरमान? 2022। 2 है, 22 है। और 24 घंटे तक पुलिस कस्टडी में आपको प्रदेश वो दिखाना पड़ेगा, ये कौन सा है? 22 में ही है। 24 घंटे में पुलिस कस्टडी अगर पकड़ी हुई है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। एडवोकेट भी आपको चॉइस मिलेगा, वो भी 22 में ही है। 22/1 और 22/2 है ये। 22/3 से डिटेंशन की क्लॉज स्टार्ट हो जाते हैं। गुरसिमरन आपको ना बेटा फंडामेंटल राइट्स करवाएंगे वैसे क्लास में भी, बट फंडामेंटल राइट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिकॉज एज वर्ड बाय वर्ड आ जाते हैं वो। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, तो आगे बढ़ते हैं। जस्टिस के एस पुट्टू स्वामी, 2017 का केस। 2019 वाला जो केस है ना वो आधार कार्ड वाला केस है, सेम इसी का। जस्टिस के एस पुट्टू स्वामी का ही। 2017 का कौन सा केस है? राइट टू प्राइवेसी। 2019 लिख लो नीचे के जस्टिस पुट्टू स्वामी, वो आधार कार्ड केस लिखो। पूछ लेते हैं कौन सा केस, आधार कार्ड केस। आधार कार्ड कहाँ पे लीगल बोल दिया गया था, वो 19 का केस है। 17 का प्राइवेसी केस। आप कैसे याद रखेंगे? 17 का पहले प्राइवेसी जजमेंट आया, फिर आया कि हाँ 377 लीगल है, उसे बहुत इलीगल कर दो। कि होमोसेक्सुअल कोई एक्ट अगर रूम में कर रहे हैं तो उनकी राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रही है। तो जस्टिस के एस पुट्टू स्वामी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस। राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, यहाँ पे ओवररूल कर दिया। यहाँ पे बोला क्या गया? राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। इस केस की एक ही लाइन लिखनी है आपने, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये देखो आधार केस आ गया। आधार की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे जजमेंट आई। फिर जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लिखिए। यहाँ पे क्या बोला गया? एडल्ट्री सिविल ऑफेंस रह गया बस। एक इसमें डाउट है मुझे। हाँ, 2019 का ही केस हुआ था, 3 SSC। 2018 में जजमेंट आ गई थी, बट 2019 में रिपोर्ट हुआ है। ठीक है। एडल्ट्री क्या है? आपकी शादी हो रखी है, आप किसी और के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो सिविल ऑफेंस है एडल्ट्री, ध्यान रखना। किसी को नौकरी से निकाला जा सकता है। मान लेते हैं आप आर्मी में कर रहे हैं, आर्मी में फिर इंस्ट्रक्शंस है आपने दूसरे की वाइफ या दूसरे के बंदे का नहीं करना, फिर डिसिप्लिन ब्रीच हो जाता है। मैं वहां बॉर्डर पे लगा हूँ, मेरी वाइफ पीछे लगी हुई है किसी के साथ, या मेरा हस्बैंड लगा हुआ है, तो वो थोड़ा सा सिस्टम खराब है, वहाँ डिसमिस हो जाते हैं कोर्ट मार्शल। सिर्फ आईपीसी में नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन सिविल ऑफेंस सिविल है ये।
इसके ऊपर डिवोर्स मिल सकता है एक बारी पे भी। तो मैंने एक बारी में भी मिल जाता है, प्रूव करना होता है बस आप। आगे बढ़े। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें 370 आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नॉन पेमेंट मिनिमम वेजेस भी नहीं दोगे, ये वायलेटिव है आर्टिकल 21 का, क्योंकि फिर क्या कर रहे हो आप, कौन सा ब्रेक कर रहे हो लॉ, बताओ। ये बताओ पहले, मुझे देखना छोड़ो। अगर आप मिनिमम वेजेस पे नहीं कर रहे हो तो आप कौन सा लॉ ब्रेक कर रहे हो, आप बताओ। आप बताओ। 21 तो ब्रेक कर ही रहे हैं, वो तो लिखा हुआ है 23, फोर्स लेबर कर दी ना आपने, पैसे ही नहीं दिए। 300 रुपये मिनिमम दिहाड़ी, आप दे रहे हो 20 रुपये, 20 रुपये तो बेकार ही हो गया फिर। मैं किसी को पूरा दिन काम करने के 30 रुपये दे रहा हूँ, 30 रुपये में हो जाएगा वो, कहीं नहीं होगा 30 रुपये में। उन्हें लंगर थोड़ी खाना खाना है। मिनिमम वेज दे ही नहीं रहे तो बेकार करा रहे हैं आप उससे, बिना पेमेंट के अरे पेमेंट मिनिमम 300 रुपये, आप 250 दे रहे हैं तो भी बेकार ही है वो, क्योंकि आप तो मेन क्राइटेरिया मेट ही नहीं किया आपने। बेकार वैसे जनरली स्ट्रिक्ट सेंस में बोलते हैं विदाउट पेमेंट, बट मिनिमम वेज भी नहीं दिया तो आप वहां पे आ जाते हैं, फिर लॉ ब्रेक होता है इसके अंदर। ठीक है, लिखिए इसको, चलिए। केसेस बेटा बहुत सारे लिखो प्लीज, ये हम सारे इंपॉर्टेंट केसेस कर रहे हैं जो आते हैं पेपर के अंदर। चले आगे। ओल्गा टेलिस वर्सेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ये ना इनको पेमेंट से हटा रहे थे, तो यहाँ पे बोला गया कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड ऑल्सो। राइट टू लाइफ आप इनको हटा के कहीं जाए तो इनको ऑल्टरनेटिव सिस्टम भी सेट करें। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एआई 1986, वेरी इंपॉर्टेंट केस। फिर देखो चमेली सिंह भी वही केस है, राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट। एक बाबा रामदेव का केस है, वो वैसे ही बता दो, राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल। रात को रामलीला मैदान में यूपीए सरकार ने उसको उठा के चक्के में बोला था यहाँ प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, तो वो बोल, अगले दिन कोर्ट आया, उसने बोला भाई मेरे को रात को ही उठा दिया, सुबह करते ना, खाली करवाना भी था तो। जैसे यहाँ फार्मर्स के जत्थेबंदी हटाई गई, दिन में हटाई गई है। रात को अब आप 2 बजे हटाओगे तो बंदा सो रहा है, वहां पे राइट टू स्लीप बोल दिया गया था फंडामेंटल है। तो चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है। सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट टू प्रोड्यूस, राइट टू मेक अ रिप्रोडक्टिव चॉइसेस इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21। राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21। राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस। ठीक है।
Premanand Parmanand Katara versus Union of India. All doctors are obliged to extend medical assistance to injured immediately without asking for legal formalities. All doctors, private or government, are obliged to extend medical assistance to injured immediately without asking for legal formalities. ठीक है, एफआईआर का वेट नहीं होगा, ये नहीं होगा, डायरेक्ट आप दीजिए प्लीज, उतने में तो बंदा ही मर जाएगा। पर ये होता नहीं है फॉलो रियलिटी में, क्योंकि जैसे लेट से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, अभी कितनों को पता होगा पहली बार तो, उसके बाद उन्होंने नहीं किया, वहां लड़का मर गया, या चलो फादर मर गया, मम्मी मर गई, बहन मर गई, वाइफ मर गई, बच्चा मर गया, आपको लग रहा है आपको केस करने की मेंटल स्थिति में थोड़ी होगा। ये करवाता है कौन, किसको पता होगा? पुलिस को। पुलिस को अपने पैसे दे देने, बस खत्म बात। यहाँ इंडिया में तो सिस्टम ही खत्म हो जाता है ना। और अच्छा मान लो पैसे नहीं भी देंगे तो भी पुलिस वाले लीस्ट इंटरेस्टेड हैं कि केस करके इंक्वायरी करें, क्योंकि वो एडिशनल काम है। ऑल्सो भारत में एक बड़ी प्रॉब्लम है पुलिस में भी, एक तो पुलिस है कम, ऊपर से पुलिस वालों के साथ सीन ये है कि इन्वेस्टिगेशन और जो आपका ये इन्वेस्टिगेशन का अलग डिपार्टमेंट होता है, फॉरेंसिक्स वगैरह सब देखने का अलग डिपार्टमेंट होता है, एनालिसिस का, फोरेंसिक्स का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी, प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया या यूपी की जजमेंट थी, प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। वहां बोला गया था कि भाई देखो, इन्वेस्टिगेशन जो करने जा रहा है, जो जा रहा है ना, मतलब सबूत इकट्ठा कर, और सबूत को जो अप्रिशिएट करने वाला है, ये दोनों अलग कैटेगरी होनी चाहिए। उनके कितने धब्बे थे, किसके थे, क्या थे, सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। वो भारत में है नहीं, वो प्रॉब्लम है। तीसरी चीज ये आती है पुलिस पे, पुलिस ओवरबर्डन है। अगर मान लेते हैं कोई वीआईपी काफिला जा रहा है तो एसएचओ खड़ा है, फिर मैं कहाँ केस देखना फिर? और वो भी उसको एसएसपी से आ रहा है लेटर कि खड़े रहना वहां पे, कहीं नाक मत कटाना। सीधा वो तो फोन पे तो यही बात चलती है ना, इन लॉ तो चलो आप वी द पीपल ऑफ इंडिया टाइप स्टफ लिख देते हैं, बट इन लॉ तो वो एसएसपी खड़ा है भाई और एसएसपी को लेटर दे रहा है हाईकोर्ट जज का पीए कि हिज लॉर्डशिप विल ट्रैवल फ्रॉम संगरूर टू चंडीगढ़, काइंडली एंश्योर दैट द व्हीकुलर ट्रैफिक इज स्मूथ, ऐसे आधा लिखा हुआ। हिज एसोसिएट स्टाफ, his his personal reader will accompany him and his personal family will be along with him. The lordship will stay in Patiala, तो सर्किट हाउस पटियाला। अब सर्किट हाउस पटियाला बुक हो गया, वहां एक एसएचओ की ड्यूटी लग गई। फिर डीजे ने बोलना है, क्योंकि हाई कोर्ट जज है तो डीजे बोलेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, वो जी नमस्ते करने खड़ा होगा वहां पे, जो वैसे जज है लेकिन अब उसके सामने तो बहुत लोएस्ट जज हो गया ना, वो जी नमस्ते करने खड़ा है कि अच्छा आपकी फैमिली है, अच्छा मैम ठीक है। इवन रिटायर्ड हाई कोर्ट्स का भी प्रोटोकॉल, जजेस का प्रोटोकॉल है, सिटिंग की तो बात क्या है। अब वहां पे मान लेते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट कोई केस हो रखा है, वो कैसे देगा ध्यान यार उस पे, कोई पीछे थानेदार वो करने, वो अपने मुंशी को दे जाएगा, मुंशी और नीचे दे देगा, मतलब बस इस तरीके से काम। जय माता दी। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, समझे बात? फिर उसके बाद पेज भी उतनी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप पेज के लिए बहुत अच्छा दे रहे हैं हवलदार को कि वो वाओ बड़े मजे कर रहे हैं, वो फिर वही करते हैं, फिर वो 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, हेलमेट नहीं डाला है तो ये कर दो, 300 कर दो, कोई बड़ा कोई केस लग जाए हाथ में, चलो जी। अब जैसे ये कभी नहीं चाहते कि वुमेन रिलेटेड केसेस जाएं, में बहुत पैसे कमाई हो जाती है, क्योंकि वो बंदे को जेल में डालना है आपने, भला चंगा बंदा है 10 लाख कमा रहा है मान लो साल के, या महीने के भी कमा रहे होते हैं, तो उससे आप ले सकते हैं 5 लाख, साल का कमा रहा है 2 लाख। अलग अलग रेट रखे हुए हैं आंध्रा में, तो जैसे रेट्स हैं इंजीनियर्स का जैसे 5 लाख, डॉक्टर का 10 लाख दे दो, आप तो कमाई लोगे जी, हमारा तो एक ही बार है। ठीक है जी, आपकी गलती जी, आपने शादी क्यों की, हम क्या कर सकते जी, है ना? बस सरकार ने कानून ही ऐसे बना रखते हैं, नारी शक्ति जिंदाबाद, फिर पीछे कोई फोटो नारे नूरे लग जाएंगे बाहर, वो आरोपी को सजा दो, ये वो, फिर आप क्या करेंगे? और इसमें पुलिस की अपनी क्योंकि कॉग्निजेबल केस है तो पुलिस की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है।
देखो कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर के पास ये होता है कि वो लिख सकता है कि इसकी अरेस्ट जरूरी नहीं है। हर केस में अरेस्ट नहीं करते पुलिस वाले। जैसे हम एक बार पुलिस थाने में बैठे थे, उसने हरियाणा का थाना था अंबाला का, तो उसने बोला जी उसने मारा किसी ने किसी को मारा। इससे पहले हम उसको पकड़ने जाते हैं, वो खुद ही अपनी ईंट से हड्डी तोड़ाया, बोला जी इसने मेरे को मारा। क्रॉस FIR। उसने एक तथ्य बताया, उसने दूसरे बताया, अब आप किसको पकड़ेंगे? अब फिर उनके बीच में सुलह ही होती है। ठीक है जी। रामलीला मैदान, ये देखो केस आ गया बाबा रामदेव वाला। रामलीला मैदान केस है वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट। अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ ऑनेस्ट जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर क्या होता है पहले तो? जिसके खिलाफ जजमेंट आ रखी है, डेट में है ना वो, 50 लाख रुपए जमा करने हैं। ऑनेस्ट है वो जमा कराने के पूरे मन में, उससे पहले ही आपने अरेस्ट कर दिया उसको, वो वायलेटिव है। वो करने दो यार, सिविल ऑफेंस है ये। नीरजा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ MP। बॉन्डेड लेबर शुड बी आइडेंटिफाइड एंड रिहेबिलिटेड, लिखने की जरूरत नहीं है। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू डाई, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। यहाँ पे देखो अगेन बोल दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं है। राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू डाई नहीं है। फांसी होने पे IPC में सजा है भाई। आप लटक गए और आपकी मौत नहीं हुई तो 1 साल तक की सजा कर सकती है कोर्ट। कि आपने ऐसा अपराध करने की कोशिश क्यों की, ये अपराध है। अब करते नहीं है क्योंकि अब टेक्निकली वो बंदा तो वैसे ही मरना चाहता है, तो मन उठ चुका है, पर फाइन फाइन लग जाता है उसके ऊपर। जनरली पुलिस भी इन केसेस में नहीं आती, बोलती बेटा अपने या माँ बाप या बेटा जो भी करने की कोशिश कर रहा, अगर वो बच गया है उसको कोई वैसे ही एक अपने आप ही वो बर्डन केस है। सोचो ना कोई शायद सुसाइड कर रहा है तो उसकी क्या मेंटल कंडीशन होगी। डिप्रेशन में होगा या फिर तगड़ा ही उस पर कोई लोन लोन होगा, तो उस पर ज्यादा पुलिस करती नहीं। बट हाँ, वही बात आ गई इंडिया लॉ के साथ, करना चाहे तो कुछ भी कर सकती है, विच इज रॉन्ग। पुलिस के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। आपके घर पे कोई पुलिस वाला है, या आपके फादर पॉलिटिकली सही है, या फिर आपके चाचा सही है, या फिर आपके घर पे पापा सही है, वो कब तक है? आप एक ब्रॉडर सेंस में देखो ना, 150 करोड़ का देश है, उनमें 50 लाख पुलिस वाले हैं, उनको इतनी पावर अननेसेसरी। और पुलिस का मतलब स्टेट, वो नेता के पास है, IAS के पास है। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। क्योंकि फिर वो एक्सट्रीम स्टेप पे जाते हैं, जैसे पंजाब में जो IAS IPS लेके घूम रहे, 25-25 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, ऐसे वो भी कोई टेररिज्म थ्रेट नहीं है। ऐसी कोई थ्रेट नहीं कि आपको 25-26 गनमैन चाहिए। वैसे तो वो चीज आती ज्ञान तो स्टेट ऑफ पंजाब में। अरुणा रामचंद्र श्याम, ये भाई केस की जजमेंट्स लिखो, आप वो लिखो, ईयर लिखो, इसमें केस को ईयर पूछ लेंगे आपसे। राइट टू लाइफ वाला कब आया? ज्ञान कौर वाला। प्रेमानंद कटारा कब आया? 84 में आया। ऐसे मेनका गांधी उससे पहले आया, बाद में। फिर आप बोलेंगे सर आता तो सब कुछ था, बट सर केसेस का ना वो ईयर्स रह गए, वो किए नहीं सर मैंने। ये सारे इंपॉर्टेंट केस हैं जो आ सकते हैं। पैसिव यूथनेशिया अलाउड है वेजिटेटिव कंडीशंस में। ब्रेन डेड है पेशेंट, उस कंडीशन में। नालसा वाला केस हमने कर लिया। बचपन बचाओ आंदोलन, 78 का केस। सर्कस लिखिए। एब्यूज ऑफ चिल्ड्रन इन सर्कस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21।
नेक्स्ट आता है हुसैनारा खातून। राइट टू फ्री लीगल एड, बस इतना ही लिखो। राइट टू फ्री लीगल एड। हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बैक कर देता हूँ। देखो लिख लो, ये सारे केसेस लिखो, केसेस इंपॉर्टेंट है। निर्मल सिंह कालो वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। फेयर ट्रायल का मतलब है फेयर इन्वेस्टिग, एक ही बार लिखना है हमने, केसेस ज्यादा नहीं है इसके बाद। ये कॉन्स्टिट्यूशन के देखो सारे इंपॉर्टेंट केसेस हमने कर लिए ऑलमोस्ट। फेयर ट्रायल इंक्लूड्स फेयर इन्वेस्टिगेशन। कीपिंग अंडर ट्रायल विद कन्विक्ट्स इन जेल ऑफेंस आर्टिकल 21। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सुप्रीम अंडर ट्रायल का यार मतलब ये है, आपने उसको कन्विक्टेड बंदे के साथ रख दिया। आप कन्विक्टेड बंदे के साथ तो रख ही नहीं सकते ना अंडर ट्रायल को, कैसे रखोगे आप? अंडर ट्रायल वो है जिस पे अभी प्रूव नहीं हुआ कि इसने किया है कि नहीं, अभी वो अभियुक्त है, अपराधी नहीं है, एक्यूज्ड है। हो सकता है वो इनोसेंट ही हो, उसको आपने मान लो हार्डकोर क्रिमिनल के साथ रख दिया, उसको तो भेजा ही घूम जाएगा। ऑफेंस आर्टिकल 21। प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980। विद ईयर लिखिएगा। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग आया है इसमें, बस यही पहला ही वर्ड लिखना है, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग। यहां पे बोला गया भाई आप हैंडकफ नहीं कर सकते। ओनली, लिखिए, ओनली व्हेन देयर इज ए क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर ऑफ एस्केप। किसके केस में हैंडकफिंग देखी है आपने? ये गैंगस्टर जो होते हैं, लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, इनको पकड़ के रखती है पुलिस, क्योंकि नहीं, ये डर होता है कि ले जाएगा इनको कोई। और फिर दोपन धमकियां भी होती हैं, इनको मार, जान से मारने की भी धमकी होती है, तो इनको पकड़ के ही रखते हैं, क्योंकि फिर उन्हें कलेश नहीं चाहिए। प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, बट जनरली आप देखेंगे, आपने क्या देखा होगा, आप पुलिस वो जाना कभी कोर्ट में, हाथ में हाथ ऐसे डाला होता है पुलिस वाले, ऐसे डाला होता है हाथ में हाथ, वो इस जजमेंट के बाद हुआ। उसको ऐसे बेड़ियों में बांध के नहीं लेके आते जैसे कोई ब्रिटिश वो, मतलब कोई बड़ा ही ज्यादा फ्रीडम फाइटर टाइप से। तो हाथ में हाथ पकड़ा होता है, तो शिकंजा होता है पकड़ा हुआ, भाग नहीं सकता, मतलब भागेगा तो पता लग जाएगा, थोड़ा तो पकड़ होती है, क्योंकि सारी उंगलियां निकलने में टाइम लगता है भाई। किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यूज ऑफ थर्ड डिग्री मेथड बाय पुलिस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। मुरली एफ दियोरिया, ये स्मोकिंग जो पब्लिक प्लेस में बैन हुई है वो ये है। आप किसी को पैसिव स्मोकर मत बनाओ यार, आपके साथ कोई स्मोक कर रहा है ना, तो आप देखेंगे आपको भी तंबाकू का वो आने लग जाएगा, क्योंकि वो फूक तो तंबाकू ही रहा है। ठीक है। फिर देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी। यहाँ पे क्या बोला गया कि हम नहीं लटका सकते पब्लिकली किसी पर्सन को, प्राइवेट में ही उसको हैंगिंग दी जाएगी। पब्लिक में जैसे करते हैं, सऊदी अरब वगैरह में कर देते हैं पब्लिकली,
डिटरेंट, यहाँ भारत में नहीं करते। ये लिखना है। ऑब्वियसली दोनों लिख लें, जो मैंने बोला बस एक ही केस आपको नहीं लिखना था। फिर आते हैं ना हर्षद, ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए। ठीक है चलिए आगे बढ़े। दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे हैंगिंग बाय रोप को बोला गया वायलेटिव नहीं है। उन्होंने बोला हैंगिंग बाय रोप जो वो लीस्ट वायलेंट मेथड है, इसमें एक झटके में मौत होती है, कट जाती है जो गर्दन वगैरह है। और यहाँ पे लिखेगा डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस वायलेटिव आर्टिकल 21। दोनों केसेस लिख लीजिए प्लीज। कैलेंडर्स कैलेंडर्स कैलेंडर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, बहुत इंपॉर्टेंट केस, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो। पुलिस कस्टडी में बंदा मर गया, वन ऑफ द फर्स्ट केसेस जहां पे कंपनसेशन देने को बोला उड़ीसा गवर्नमेंट को बोला सुप्रीम कोर्ट ने, दो इस लेडी, इस लड़के की मदद, तो कंपनसेशन दी गई थी। नीलबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस है। ठीक है। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, देखो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर अरेस्ट करिए, डिटेंशन करिए, तो उसका नाम का पट्टा होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, विटनेस से साइन करवाए होने चाहिए, कोई लोकल रिलेटिव को पता होना चाहिए, लोकल गार्डियन को पता होना चाहिए। ये आई अरेस्ट के रिगार्डिंग गाइडलाइंस आई किसमें, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एआईआर 1997। ये सारे देखो ह्यूमन राइट्स के केसेस हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। सारे देखें आप, कोई रोप से मरना, कोई हाथ पकड़ना, कोई कुछ, सब वही चल रहा है केस। जोगिंदर कुमार, अरेस्ट ऑफ पर्सन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, सेम केस है ये, मतलब सेम चीजों से डील करता है। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, आई थिंक इसके अंदर हुआ ये था कि बंदे को बहुत टाइम तक अंडर ट्रायल ही, वो 30 साल पड़ा था, ट्रायल चला ही नहीं, जब पनिशमेंट थी थेफ्ट की 3 साल, वो पड़ा था 20 साल ही एज अंडर ट्रायल। तो यहाँ पे कंपनसेशन देने की बात की है देखो, ये अप्रोप्रिएट केस हो गया जहाँ कंपनसेशन देनी चाहिए स्टेट को, क्योंकि ना तो स्टेट ने चार्जशीट दायर करके, ना उस पर कोई, उसको अंडर ट्रायल करके जेल में रखा। अगर ट्रायल भी हो जाता तो 3 साल ही होती, 20 साल तो वो वेट ही करता रह गया जेल में। तो यहाँ पे बोला गया, थक गया आप लोगों के हाथ, हाथ लिखो भाई, लिखो। कंपनसेशन कैसे दिया जाता है? स्टेट देती है फिर पैसे, अकाउंट में डालती है 25 लाख, ऐसे देते हैं, जॉब भी दे देते हैं कई बार। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान हमें पता है, कर देता हूँ। वैसे सर भी आएंगे, सर आ गए हैं। सर के नाना जी की डेथ हुई थी, तो उनके क्रियाक्रम तो कल कल था मेरे ख्याल, कल था या परसों था, कल था ना। हाँ। अभी आ ही रहा था भाई, मैंने कहा सीधा वहां से सीधा यहाँ मत आ, पॉजिटिव एनर्जी पहले घर जा, काम कर, फिर यहाँ मैं लेता हूँ क्लास। सो आगे बढ़ते हैं।
विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान पता होना चाहिए आपको, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए जस्टिस वर्मा, चीफ जस्टिस वर्मा के द्वारा बनाया गया केस है। इन्होंने ही फिर बाद में 2012 की भी गाइडलाइंस बनाई थी, जिसमें रेप के चार्जेस हो गए, बढ़ गए। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जो गाइडलाइंस है ना, ये पॉश गाइडलाइंस भी है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है। ये इन्हीं, यही जजमेंट है, पॉश लिखो आगे इसके, पॉश जजमेंट। ठीक है जी। बाकी कल। ठीक है गुरसिमरन, आई थिंक दिस इज इनफ। एंड बाकी हम अब थोड़ा कल वाला काम करेंगे जो दिया हुआ था, तो यू कैन टेक अ लीव। थैंक यू वेरी मच।